हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ा रहे हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमारा ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक कालीन का भौगोलिक विस्तार के बारे में। इससे पहले की वीडियो हमने उत्तर वैदिक काल के जो साहित्यिक और जो पुरातात्विक के आधार पर हमने देखा था इस सभ्यता के एविडेंस हमें कहाँ से मिले हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ था। तो सप्त सेंधप यानी कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं सप्त सेंधप। सप्त सेंधप क्षेत्र में विस्तृत ऋग्वैदिक सभ्यता उत्तर वैदिक काल में और अधिक विस्तार को प्राप्त हो गई थी। ऋग्वैदिक काल में जो सभ्यता थी, जैसे टाइम पीरियड उत्तर वैदिक काल का आया तो ये सभ्यता बहुत दूर तक फैल गई थी। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इस काल में वैदिक आर्य जो थे, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है? शतपथ ब्राह्मण से मिल रही है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो थे उत्तर वैदिक के जो लोग थे, आर्य जो थे, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर बढ़कर गंडक नदी सदानीरा तक फैल गए थे ये आर्य लोग। इसका वर्णन हमें शतपथ ब्राह्मण के एक कथा है उसमें निम्नलिखित प्रकार से किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण के विदेह माधव आख्यान के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर निवास करने वाले विदेह माधव ने वैष्णवर अग्नि को मुख में धारण किया था। धृत का नाम लेते ही वे अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई थी तथा नदियों को जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ गई, इसलिए कहते हैं ये सभ्यता पूर्व तक फैल गई थी। विदेह माधव एवं उनके पुरोहित जो थे गौतम और राहुगण ने उनका अनुगमन किया, किंतु अकस्मात वे सदानीरा गंडक नदी को नहीं जला सकी। फिर अग्नि ने विदेह माधव को सदानीरा के पूर्व की ओर न रहने का आदेश दिया। यही नदी आर्यों की पूर्वी सीमा हो गई, जो आज भी कौशल तथा विदेह राज्यों की मर्यादा बनी हुई है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक सभ्यता जो थी वो सरस्वती नदी अर्थात पश्चिम से ही पूर्व की ओर विस्तारित हुई थी। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने ब्रह्मवर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना द्वाब तथा उसके समीप के क्षेत्रों पर अधिकार करके उसे ब्रह्मर्षि देश की संज्ञा दी। हिमालय में स्थित मैनाक पर्वत एवं क्रोच आदि पर्वतों का उल्लेख तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। इससे ये पता चलता है कि आर्यों को संपूर्ण हिमालय का ज्ञान भी प्राप्त हो गया था, क्योंकि इसकी चर्चा मिलती है तो इससे पता चलता है कि आर्य लोग जो थे वो इस चीज़ का भी ज्ञान था इनको। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी भी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया है, लेकिन वैदिक साहित्य में विंध्याचल पर्वत आदि का वर्णन मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में रेवा यानी कि नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, किंतु दक्षिण के राज्यों के नामों का उल्लेख भी किसी भी वैदिक साहित्य में नहीं मिलता है। तो दक्षिण के जो राज्य हैं इसका उल्लेख किसी भी नामों में किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है टीजीटी में। अतः विंध्यन जो प्रदेश है उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता की दक्षिण सीमा माना जा सकता है। आर्यों ने हिमालय तथा विंध्यन के मध्य क्षेत्र में भी अधिकार किया। इस मध्य देश की संज्ञा दी, इसे मध्य देश कहा। ये उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र था। कौन? विंध्यन क्षेत्र। और कालांतर में जो थे आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार करके उसे आर्यवत का नाम दिया। किन्होंने? आर्यों ने उत्तर भारत को आर्यवत नाम दिया। तो ये कुछ भौगोलिक विस्तार था। अब हम इसके बाद में देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, ऋग्वैदिक काल से भिन्न किस प्रकार का होता था। अब उत्तर वैदिक काल में इसका राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था। तो उत्तर वैदिक काल में अब अनेक छोटे छोटे जन बड़े जन में मिला लिए गए थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल में जो छोटे छोटे कबीले हुए करते थे अब वे बड़े कबीले बन गए, जिससे बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ तथा भारत एवं पुरु मिलकर कुरु जनपद बना लिया गया। यानी कि उस समय जो ऋग्वैदिक काल था उसमें भरत कबीला था और जो पुरु कबीला था, इन दोनों मिला करके अब बना दिया हमने कुरु जनपद। ठीक, क्रीवी एवं तुर्वस मिलाकर पांचाल बना। शतपथ ब्राह्मण में कुरु तथा पांचाल को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि एवं आर्य का संस्कृति केंद्र माना जाता है। किसे माना जाता है? जो कुरु और पांचाल है। कुरु और पांचाल, ये रहा कुरु, ये रहा पांचाल। अच्छा, कुरु की बात करें, कुरु में कौन सा आ गया? भरत एवं पुरु आ गए, और पांचाल में आ गए क्रीवी एवं तुर्वस। ठीक है, इन्हें उत्तर वैदिक काल का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि आर्यों का केंद्र माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा मिलती है। कुरु राज्य की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? आसंदी बत थी।
प्रारंभिक राजधानी कौन सी होगी? आसंदी भट्टी। क्वेश्चन कभी पूछ लिया जा सकता है 1 नंबर में। तो इनकी राजधानी क्या होगी? आसंदीवत, जिसके अंतर्गत कुरुक्षेत्र, सरस्वती एवं ध्वजदती के बीच की भूमि सम्मिलित था। अथर्ववेद में कुरु राज्य की स्मृति का चित्रण मिलता है। राज्य जो परीक्षित एवं जन्मेजय के समय कुरु राज्य की उन्नति चरम सीमा पर थी। अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता का नाम दिया गया है। छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर उल्लेख मिलता है कि जो कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े थे, ना ही टिड्डियों के उद्भव का कारण भी कभी अकाल पड़ा। छांदोग्य उपनिषद में एक बात लिखी गई है कि जो कुरु जो जनपद है इसमें कभी भी ओले नहीं पड़े थे। अब पांचाल की बात कर लेते हैं। जो अब पांचाल है आपका, पांचाल राज्य की राजधानी काम्पिल्य थी, जिसके अंतर्गत जो बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद के जिले आते थे। पांचाल राज्य के महत्वपूर्ण शासक प्रवाहण जवाली थे, जो विद्वानों के संरक्षक थे। इस राज्य के अन्य प्रमुख शासकों में उद्दालक, आरुणि एवं श्वेतकेतु का उल्लेख मिलता है। पांचाल राज्य के राजा उच्च कोटि के चिंतक एवं दार्शनिक थे। कालांतर में उपनिषदों में विदेह ने पांचाल का स्थान ग्रहण कर लिया था, और विदेह के राजा जो थे जनक थे वो प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ करते थे। यानी कि जो आपका विदेह था तो विदेह के शासक थे प्रवाहण जवाली थे, और कुछ आरुणि भी शासक थे, श्वेतकेतु भी शासक थे, और राजा जनक भी इसके दार्शनिक थे। तो ये कुछ शासक थे उसके पांचाल के। उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह, अंग, मगध आदि प्रमुख राज्य थे। किसमें? उत्तर वैदिक काल में कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, विदेह, अंग, मगध आदि प्रमुख राज्य थे। कालांतर में जो है कुरु एवं पांचाल, जब हमने पीछे पढ़ा था, जो कुरु के अंदर भरत एवं पुरु कबीले थे वो मिलकर बना था कुरु, और पांचाल में कौन थे? कृभि एवं तुर्वस। तो ये 2 राज्य जो थे महत्वहीन हो गए थे, और क्रमशः कौशल, काशी, विदेह, अंग, मगध आदि राज्यों का महत्व बढ़ता गया। मगध एवं अंग राज्य अभी भी आर्य संस्कृति से बाहर थे, लेकिन मगध एवं अंग राज्यों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है। तो अंग हो गया, मगध हो गया, इन दोनों का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं मिलता है, किंतु अथर्ववेद में इनका उल्लेख मिलता है। यानी कि मगध और अंग का उल्लेख कहाँ में मिलेगा? आपको अथर्ववेद में मिलता है। ये सबसे बाद में जोड़ा गया वेद है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मगध के लोगों को ब्रात्य का नाम दिया है, जो प्राकृत भाषा बोलते थे। अथर्ववेद में अंग तथा मगध राज्य के लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण भावना प्रकट की गई थी। ये लोग ज्वार द्वारा ग्रसित किए गए थे, यानी कि ये लोग बुखार से पीड़ित हो गए थे। इस काल में विशाल क्षेत्रीय राज्यों के उदय के साथ साथ राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। यानी कि अब एक देख रहे हैं कि बड़ा बड़ा क्षेत्र बन रहा है। जैसे छोटे छोटे कबीले थे, भरत एवं पुरु बन के कुरु जनपद बना, तो इसी तरीके से ये बड़े बड़े जनपद बन जाएंगे और यहाँ पर राजा भी शासन करेंगे। अब वे जन या कबीले का नेता ना होकर एक विस्तृत भूभाग का एक छत्र शासक होता था, एक बड़ा भूभाग बन जाएगा। उत्तर वैदिक काल में सर्वप्रथम राजा या राज्य की उत्पत्ति का उल्लेख ऐत्र ब्राह्मण में मिलता है। तो ऐत्र ब्राह्मण में इसका हमें उल्लेख हमें मिलता है। अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लगता है। राजा, जैसे राजा जो उपाधि धारण करेगा, राजाधिराज, सम्राट, एकराट, इस तरीके की उपाधि धारण करेगा। ऐत्र ब्राह्मण के अनुसार अधिकारों में वृद्धि के फलस्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजा अलग अलग उपाधियाँ धारण करने लगे। यानी कि जैसे मान लो कोई अगर उत्तर में कोई राजा होगा तो उसको हम बोलेंगे विराट, ठीक। किसी तरीके से कोई दक्षिण में जो राजा होगा तो वह भोज की उपाधि धारण करेगा। इसी तरीके से कोई राजा यदि पूर्व की तरफ रहेगा तो वह सम्राट की उपाधि धारण करेगा। यानी कि अलग अलग दिशाओं के हिसाब से अलग अलग उपाधि धारण करेगा राजा। ऐत्र ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है कि समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासक एकराट होता था, ठीक। एकराट होता था, किसमें उल्लेख मिलता है इसका? ऐत्र ब्राह्मण में। जबकि अथर्ववेद में एकराट की जो संज्ञा है सर्वोच्च शासक होता था। यानी अथर्ववेद में जो एकराट था वो इसको में सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। अथर्ववेद में इस बात की चर्चा की गई एकराट को। वे राज्य का अर्थ उस राज्य से है जहाँ कोई राजा नहीं होता था, अर्थात वहाँ की शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक होती थी। तो वे राज्य उसे कहते हैं जहाँ पर कोई शासन करने वाला नहीं है। तो वहाँ की व्यवस्था कौन चलाएगा? गण के द्वारा हुआ करती थी वहाँ की शासन व्यवस्था। इस काल में राजा के अधिकारों एवं शक्तियों में वृद्धि हुई। राजपद स्पष्ट रूप से वंशानुगत हो गए।
यानी कि अब वंशानुगत का मतलब ये हो गया कि अब जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शासन करेगी। जैसे कोई राजा है, राजा के बाद उसका बेटा, इस तरीके से अब यहाँ का शासन वंशानुगत हो गया। किंतु कुछ राजा जनता द्वारा निर्वाचित होते थे जिन्हें विश्वपति की संज्ञा दी जाती थी। तो कुछ राजा जो हैं वो जनता द्वारा निर्वाचित होंगे, जिनको हम बोलेंगे विश्वपति के नाम से जाना जाएगा उन्हें। अथर्ववेद में बात करें, अथर्ववेद के कुछ सूक्तों, कुछ श्लोकों से पता चलता है कि राजा जनता की लोकप्रिय एवं समर्थन प्राप्त करने के लिए सदा लाभान्वित रहते थे। तो अथर्ववेद के सूक्त में ये लिखा गया है कि राजा को यदि प्रसन्न करना तो ऐसा कोई ना कोई अवसर हो जिससे राजा खुश हो जाए। अन्याय राजा को प्रजा दंड दे सकती थी तथा उन्हें राज्य से बहिष्कृत कर सकती थी। तो राजा को यह अधिकार था कि किसी भी व्यक्ति को उसके जुर्म के खिलाफ दंड दे सकती थी और अपने राज्य से उसे निकाल भी सकती थी। विभिन्न प्रकार के राजस्व की प्राप्ति के लिए वाजपेयी यज्ञ, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, पुरुषमेध यज्ञ, श्रमेध यज्ञ करना होता था। यानी कि कोई भी हमें काम करना है, जैसे राजा का आदि यदि राज्याभिषेक हुआ तो राजस्व यज्ञ होगा, ठीक। कोई किसी चीज़ की प्राप्ति होगी या किसी चीज़ को जीतना है या युद्ध को जीतना है, तो इस तरीके के अलग अलग यज्ञ हुआ करते थे। आप स्तंभ स्रोत सूत्र के अनुसार अश्वमेध यज्ञ केवल सार्वभौमिक राजा ही कर सकता था। तो आप स्तंभ स्रोत सूत्र के अनुसार ही बताया गया है कि जो अश्वमेध यज्ञ है वो केवल राजा ही कर सकता है। यज्ञों के द्वारा राजा में देवत्व यानी कि देवियों का अंश भी प्रतिष्ठापित किया जाने लगा तथा उसकी शक्ति एवं प्रतिष्ठा भी वृद्धि हुई उसमें। राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख यजुर्वेद की संहिताओं में मिलता है जिन्हें रत्नी की संज्ञा प्रदान की गई है। जो उच्च पदाधिकारी होते थे उन्हें हम बोलते हैं रत्नी। और ये माना जाता है कि इसमें शतपथ ब्राह्मण में कितने 12 रत्नियों का उल्लेख हमें मिलता है। ये राज परिषद के सदस्य होते थे। रत्नी जो थे राज परिषद के सदस्य होते थे। रत्नियों का जो प्रशासन है वो अत्यंत महत्वपूर्ण था। रत्नी जो 12 रत्नी होते थे, ये राजा के राज्याभिषेक के दौरान राजस्व यज्ञ संपन्न किया जाता था, जिसका उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। राजस्व यज्ञ के दौरान राजा स्वयं रत्नियों के घर जाता था और उन्हें रत्न बलि हवि प्रदान करता था। तैत्तिरीय संहिता तथा शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीय संहिता और शतपथ ब्राह्मण में कितने 12 रत्नियों का हमें उल्लेख मिलता है। कुछ रत्नी के बारे में हम जैसे डिस्कशन कर लेते हैं। रत्नी जैसे कौन होता है, जैसे पुरोहित ही रत्नी थे। तो इसका जो कार्य था वो राजगुरु व प्रमुख परामर्शदाता था। ये राजा को कोई सलाह वगैरह देगा। तो सेनानी कौन था, ये सेनापति था, सेना रखे। इसका सेना रखने का कार्य था सेना का मैनेजमेंट करना। ग्रामीण की बात करें तो ये गांव का मुखिया होता था, यानी गांव की देखरेख करना। सूत रत्नी ये रथ सेना का नायक होता था। युवराज की बात करें तो ये राजा का पुत्र होता था। महिषी की बात करें तो ये कौन होती थी, पटरानी, यानी राजा की पटरानी हुआ करती थी। छत्ता छात्री द्वारपाल या द्वारिक या प्रतिहारी था। अक्षबाप आयवीय गणनाध्यक्ष अथवा ध्रुतकीड़ा में राजा का स्थायी साथी था। ये भागदूत कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। ये संहिता कोषाध्यक्ष था। ये पालागल राजा का मित्र या विदूषक या संदेश भाग था। ये फिर है गोनी कर्तन गवाध्यक्ष या शिकार में राजा की सहायता करने वाला, ये था रत्नी। तो 12 रत्नी हुआ करते थे जो राजा के राज्याभिषेक और इसके हर कामों में सहायता किया करते थे और राजा इनके घर भी जाया करता था। इसके अलावा अन्य अधिकारियों के नाम, कुछ अन्य अधिकारी थे जो रत्नियों की सूची में ही मिलते हैं। जैसे अगर करमार की बात करें तो करमार जो था वो उद्योग का अधिकारी हुआ करता था। रथ का रथ बनाने वाला था। तक्षा यानी कि बढ़ई था। ये स्थपित यानी कि सीमांत प्रदेश का प्रशासक या न्यायाधिकारी तथा शतपति 100 गांवों के अधिकारी नामक 2 प्रांतीय अधिकारियों का उल्लेख हमें मिलता है जो रत्नी नहीं थे। तो जो 2 अधिकारी का हमें नाम मिलता है जो रत्नी नहीं थे। शतपथ ब्राह्मण में सूत एवं ग्रामणी को राजनो राजकृत एवं मंत्री को राजनो राजकृत कहा गया है। तो शतपथ ब्राह्मण में जो सूत एवं ग्रामणी को क्या बोलते थे हम, राजनो राजकृत एवं मंत्री को हम बोलते थे राजनो राजकृत। और इसमें जो है 2 प्रांतीय अधिकारों का उल्लेख नहीं मिलता जो रत्नी नहीं थे। राजाओं को मुख्यतः सैनिक तथा न्याय संबंधी कार्य करने होते थे। युद्धों में भी सेना का नेतृत्व भी करता था तथा शांति के समय प्रजा की शत्रुओं से रक्षा करता था। ये
वे प्रधान दंडधर भी था, जिसके हाथ में दंड देने की सर्वोच्च शक्ति होती थी इस राजा के पास में, और ऐसी शक्ति भी थी कि वे अपने राज्य से बाहर भी कर सकता था उसको। राजा अपनी सेवाओं के बदले में अपनी प्रजा से कर लेता था, यानी कि जितने भी राजा उनकी सेवा करता था तो उसके बदले टैक्स लिया करता था ये। ऋग्वैदिक काल में ये भेंट उपहार के रूप में ऐच्छिक था, किंतु उत्तर वैदिक काल में कर बलि अनिवार्य एवं नियमित रूप से लिया जाने लगा। तो हमने इससे पहले की वीडियो में देखा, जो उत्तर वैदिक काल जो था उसमें जो कर लिया जाता था वो गिफ्ट के रूप में लिया जाता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो कर है वो नियमित कर दिया जाता। जो कर है मुख्यतः विष यानी कि बेचे से वसूला जाता था, इसीलिए राजा को विषमत्ता उत्पादों को वर्गों का भक्षक की संज्ञा प्रदान की गई है। ब्राह्मण एवं राजन्य क्षत्रिय वर्ग के लोग अधिकांशतः राजकीय करों से मुक्त थे। जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे, इनको कर नहीं देना पड़ता था। इस काल में भी सभा समिति एवं विदत नामक संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर रोक लगाती थी। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा प्रदान की गई है। इस काल में इनकी स्थिति में गिरावट आई, यानी स्त्रियों की जो दशा है उसमें गिरावट आई है उत्तर वैदिक काल में। और समिति नामक संस्था केवल परामर्शदायिनी परिषद के रूप में रह गई ये संस्था। तो ये कुछ हमारे चर्चा थी राजनीतिक संगठन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे, किस तरीके से उनका सामाजिक जीवन हुआ करता था उत्तर वैदिक काल में। अगर हम इसकी एक छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं, गोत्र किसे कहते हैं। तो गोत्र की अवधारणा की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति उत्तर वैदिक काल में हुई। तो गोत्र, इसका शाब्दिक अर्थ होता है गोधन, अर्थात वे स्थान जहाँ से पूरे गोत्र का गोधन रखा जाता था, किंतु बाद में इसका अर्थ एक मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का समुदाय हो गया। इसलिए गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा का प्रारंभ हुआ तथा एक ही गोत्र में विवाह करना प्रतिबंध कर दिया गया। ठीक, ये गोत्र की व्यवस्था थी जो उत्तर वैदिक काल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक्स।